नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के पिछले लेक्चर में हमने आईपीसी के थर्ड चैप्टर ऑफ पनिशमेंट अर्थात दंड के विषय में, जो कि सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 75 तक दिया हुआ है, कि सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 55A तक हमने बात की। ई लेक्चर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सेक्शन 64 से लेकर 70 तक। सेक्शन 64 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। In every case of an offence punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine, whether with or without imprisonment, and in every case of an offence punishable with imprisonment or fine, in which the offender is sentenced to a fine, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that in default of payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence। अर्थात सेक्शन 64 जो है इससे यह स्पष्ट होता है कि ये जो सेक्शन है ये उन मामलों में लागू होती है जहां मृत्युदंड का आदेश, यह उन मामलों में लागू नहीं होती जहां मृत्युदंड का आदेश दिया गया है। और साथ ही यह सेक्शन जुर्माना न देने पर कारावास के दंडादेश के बारे में स्थिति को स्पष्ट करती है। इसमें कुल 3 पेरा दिए गए हैं। फर्स्ट पेरा से यह स्पष्ट होता है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि कारावास और जुर्माना दोनों शब्दों का यूज़ हुआ है, तो उससे यह स्पष्ट होता है कि यह धारा जो है जब अपराध कारावास से पनिशेबल है तब लागू होती है, और यह उन मामलों में भी लागू होती है जबकि अपराध जुर्माने से पनिशेबल है। सेकंड पेरा के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यह धारा उन मामलों में लागू होती है जहां अपराध कारावास या जुर्माने के द्वारा या फिर केवल जुर्माने के द्वारा पनिशेबल है। थर्ड पेरा के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वे सभी मामले जिनमें न्यायालय अपराधी को जुर्माने का दंडादेश देने के लिए सक्षम है, उन सभी मामलों में दंडादेश देते समय यह आदेश देने के लिए भी अधिकृत है कि अपराधी जुर्माना देने में डिफ़ॉल्ट अगर करता है, यानी जुर्माना नहीं दे सकने की स्थिति में होता है, तो वह कुछ अतिरिक्त अवधि के लिए भी कारावास भोगेगा। यही 3 बातें इस सेक्शन 64 में कही गई है। कि सेक्शन 65 लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। The term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offence, if the offence be punishable with imprisonment as well as fine। सेक्शन 65 में सेक्शन 65 जो है यह वहाँ लागू होती है जहाँ अपराध कारावास और जुर्माने दोनों से पनिशेबल है, और साथ ही यह वहाँ भी लागू होती है जहाँ पे अपराध या तो कारावास से या जुर्माने से पनिशेबल है, लेकिन यह उन मामलों में लागू नहीं होती जहाँ अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, और ऐसे मामलों में सेक्शन 67 लागू होती है। सेक्शन 65 ये कहती है कि अपराध के लिए नियत कारावास की अधिकतम अवधि की 1/4 से अधिक अवधि उस कारावास से अधिक नहीं हो सकती जो कि अपराधी जुर्माना न दे सकने की स्थिति में भोगेगा। जैसा कि हमने सेक्शन 64 में पढ़ा कि जब कोई अपराध कारावास और जुर्माने दोनों से पनिशेबल है या जुर्माने सहित या रहित कारावास से पनिशेबल है, तो ऐसी कंडीशन में अगर अपराधी जुर्माना देने में अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके लिए अतिरिक्त उसको कारावास भी भुगतना पड़ेगा, जिसका कि कोर्ट दंडादेश देते समय आदेश दे सकता है। लेकिन यहाँ पे वो अवधि कितनी होगी वह सेक्शन 65 में बताई गई है।
तो सेक्शन 65 में यह कहा गया है कि जुर्माना देने में डिफ़ॉल्ट करने की कंडीशन में जो कारावास की अवधि होगी वह उस अपराध के लिए जो अधिकतम नियत अवधि होगी उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए यदि किसी अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि 1 वर्ष हो तो जुर्माना न दे सकने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की अवधि 1 वर्ष का 1/4 अर्थात 3 मास से अधिक नहीं होगी। Section 66. Description of imprisonment for non-payment of fine. The imprisonment which the court imposes in default of payment of a fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence. Section 66 में कहा गया है कि जुर्माना न दे सकने की स्थिति में जो कारावास है वो किस तरह का यहाँ पे दिया जाए। तो इसके लिए कहा गया है कि अगर अपराधी जुर्माना दे सकने की स्थिति में नहीं दे सकने की स्थिति में होता है तो ऐसी कंडीशन में जो कारावास है वह या तो सादा हो सकता है या कठिन हो सकता है। लेकिन कारावास कठिन अर्थात रिगरस होगा या फिर सिंपल होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपराधी के द्वारा कारित किए गए अपराध की नेचर क्या थी। अर्थात यदि अपराध ऐसा था जो कि कठिन कारावास के द्वारा पनिशेबल था तो जुर्माना न देने पर उसे कठिन कारावास भुगतना पड़ेगा, और यदि अपराध ऐसा था जो कि सादा कारावास के द्वारा दंडनीय था तो ऐसी कंडीशन में जुर्माना न देने पर उसे सादा कारावास भुगतना पड़ेगा। यानी सिंपली इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह के कारावास से दंडनीय कोई अपराधी के द्वारा किया गया है तो वहाँ पे अगर और उस कारावास के साथ साथ उस पर फ़ाइन भी इम्पोज किया गया है तो फ़ाइन देने में डिफ़ॉल्ट करने की कंडीशन में जो उसको अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा वह उसी नेचर का होगा जिस तरह का उस जो कारावास उसको उस मूल अपराध के लिए दिया जा सकता है। सेक्शन 67. Imprisonment for non-payment of fine when offence punishable with fine only. If the offence be punishable with fine only, the imprisonment which the court imposes in default of payment of the fine shall be simple, and the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed the following scale, that is to say, for any term not exceeding 2 months when the amount of the fine shall not exceed 50 rupees, and for any term not exceeding 4 months when the amount shall not exceed 100 rupees, and for any term not exceeding 6 months in any other case. अर्थात सेक्शन 67 जो है यह केवल उन मामलों में लागू होती है जहां कारित किया गया अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। इस सेक्शन में भी 2 बातें कही गई है। पहली, जहां अपराधी ने ऐसा अपराध कारित किया है जो केवल जुर्माने से दंडनीय है तो जुर्माना न देने पर कारावास सादा होगा। दूसरा, जुर्माना न देने पर जो सादा कारावास की अवधि है वह अधिकतम 2 मास होगी अगर जुर्माने की राशि 50 रुपये से अधिक नहीं है, और अगर जुर्माने की राशि 50 रुपये से अधिक और 100 रुपये से अधिक नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जो कारावास की अवधि होगी वह होगी 4 मास, अधिकतम 4 मास, और अन्य किसी दशा में अधिकतम 6 मास की कारावास की अवधि हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सेक्शन 68. Imprisonment to terminate on payment of fine. The imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall terminate whenever that fine is either paid or levied or by process of law. अर्थात सेक्शन 68 में सेक्शन 68 ये कहती है कि ऐसे मामले जिनमें अपराधी को कारावास का दंड इसलिए दिया गया है क्योंकि वह न्यायालय के द्वारा इम्पोज किया गया फ़ाइन नहीं दे सका, तो इस तरह का जो कारावास है उसका टर्मिनेशन यानी समापन उसी समय हो जाएगा जैसे ही जुर्माना दे दिया जाए या फिर उसे विधि की प्रक्रिया के द्वारा उद्ग्रहित कर लिया जाए। अब जुर्माने को उद्ग्रहित करने की प्रक्रिया क्या होगी, तो वह प्रक्रिया हमें दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की सेक्शन 421 से 424 तक के अंतर्गत दिया गया है। सेक्शन 69. Termination imprisonment on payment of proportional part of fine. If before the
expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment, such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate. यहाँ पे ये सेक्शन 69 ये कहती है कि जब अपराधी जुर्माना नहीं देने के कारण कारावास का दंडादेश भुगत रहा है तो उसकी कारावास की अवधि उस समय समाप्त हो जाएगी जैसे ही वह जुर्माना दे देता है या उसे उद्ग्रहित कर लिया जाता है। यदि जुर्माने की संपूर्ण राशि के स्थान पर अगर कुछ राशि दे दी जाए तो जिस अनुपात में राशि दे दी गई है जुर्माने की, उसी अनुपात में अपराधी के कारावास की अवधि कम कर दी जाएगी। इसे एक इलस्ट्रेशन से हम समझ सकते हैं, जैसे कि 100 रुपये के जुर्माने और उसे देने में डिफ़ॉल्ट के लिए 4 मास के कारावास से दंडादेश किया जाता है। यहाँ यदि कारावास के 1 मास के समापन से पूर्व ही वह जुर्माने के 75 रुपये चुका देता है या वो 75 रुपये उद्ग्रहित कर लिए जाते हैं, तो पहले महीने के समापन होते ही ए को उन्मुक्त कर दिया जाएगा। और यदि 75 रुपये प्रथम मास के अवसान पर या किसी पश्चातवर्ती समय पर जबकि ए कारावास में है चुका दिए जाएं या उद्ग्रहित कर लिए जाएं, तो भी ए तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि कारावास के 2 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 50 रुपये चुका दिए जाएं या उद्ग्रहित कर लिए जाएं, तो ए 2 मास के पूरे होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 50 रुपये उन 2 मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि ए कारावास में है चुका दिए जाएं या उद्ग्रहित कर लिए जाएं, तो ए तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। सेक्शन 70 फाइन liable within 6 years or during imprisonment, death not to discharge property from liability. The fine or any part thereof which remains unpaid may be levied at any time within 6 years after the passing of the sentence, and if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of that period and the death of offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for his debts. अर्थात जुर्माना न देने के कारण अधिरोपित कारावास के दंड की संपूर्ण अवधि यदि अपराधी ने भुगत भी ली हो तो भी इससे न्यायालय के द्वारा उस पर अधिरोपित जुर्माने की राशि को अदा करने का दायित्व समाप्त नहीं होता। यानी सेक्शन में सिंपली अगर हम कहें तो ये कहा गया है कि यानी जुर्माना नहीं देने की कंडीशन में जब कारावास इम्पोज किया जाता है कोर्ट के द्वारा और उस कारावास को अपराधी भुगत भी लेता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी जो लायबिलिटी है जुर्माना देने की वह समाप्त नहीं होती, और ना ही अपराधी की अगर डेथ हो जाती है तो ऐसी डेथ से उसकी लायबिलिटी समाप्त होती है। यानी अगर किसी मामले में कोर्ट के द्वारा अपराधी को कारावास की सज़ा सुनाई गई है और जुर्माना भी अगर उस पर इम्पोज किया गया है, तो ऐसा जो जुर्माना है वह 6 वर्ष की अवधि के भीतर वसूल किया जा सकेगा, या फिर अगर उसे 6 वर्ष से अधिक कारावास का दंडादेश दिया गया है तो उस कालावधि के अवसान होने से पहले किसी भी समय उसे जुर्माने को वसूल किया जा सकता है। लेकिन उसका जो ये उत्तरदायित्व है जुर्माने को देने का या उससे जुर्माने को वसूल किए जाने की जो लायबिलिटी है वह उस कारावास की सज़ा को भुगत लेने पर भी समाप्त नहीं होती, और ना ही अगर अपराधी की डेथ हो जाती है तो उससे उसकी वह जो संपत्ति जो कि उसके लायबिलिटी के लिए दायित्वाधीन होती है वो संपत्ति भी उस दायित्व से उसे उन्मुक्त नहीं करती। यानी जो मृतक है उसकी जो संपत्ति है जो कि उसकी मृत्यु के बाद में उसके ऋणों के लिए लीगली लायबल होती है, तो ऐसी जो संपत्ति है वह संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों के पास में जिस अनुपात में उनके हिस्से में आती है उस अनुपात में उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो उस जुर्माने को चुकाने के लिए लायबल होते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है, बाकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।